नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अयोध्या में सीएम योगी ने किए रामलला के दर्शन। श्री राम मंदिर के निर्माण कार्यों का लिया जायजा। संतों और महंतों से भी की मुलाकात। 2 दिन के यूपी के दौरे पर सुपरस्टार रजनीकांत थोड़ी देर में मैम प्लासियो मॉल में देखेंगे फिल्म जेलर। सीएम योगी के साथ होने की उम्मीद। यूपी के कई जिलों में बाढ़ से हाहाकार। अमरोहा, फर्रुखाबाद और उन्नाव में बिगड़े हालात। कहीं पलायन तो कहीं नाव के सहारे जिंदगी काट रहे लोग। अतीक की बहन के घर कुर्की का नोटिस चस्पा। गुड्डू मुस्लिम को पनाह देने के मामले में कार्रवाई। कोर्ट के आदेश के बाद मेरठ थाना नौचंदी क्षेत्र में एक्शन। बरेली में धार्मिक टिप्पणी से शीशगढ़ में उबाल। देर रात हंगामे के बाद अब काबू में हालात। पूरे इलाके में पुलिस बल के साथ पीएसी को तैनात किया गया। सीतापुर में पुरानी रंजिश के चलते पति पत्नी की हत्या। पड़ोसियों ने लाठी डंडों से पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। 11 साल की बेटी ने भागकर बचाई जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। उससे पहले एक अहम खबर आपको हम चंडीगढ़ से बताते हैं, जहां पर सांसद सुशील गुप्ता की मनोहर लाल को चिट्ठी सामने आई। व्यापारियों को फोन पर मिल रही धमकी के विषय में चिट्ठी लिखी और हरियाणा में अपराध बढ़ रहा है। व्यापारी वर्ग डरा हुआ है। व्यापारियों से रंगदारी और फिरौती मांगी जाती है। सुशील ने ये बातें बिल्कुल साफ कर दी है। फोन आने लगे हैं धमकी भरे, विदेशी नंबरों से धमकी भरे फोन आ रहे हैं। धमकियों की वजह से प्रदेश छोड़कर व्यापारी जा रहे हैं। अपराध बढ़ने के चलते हरियाणा में नहीं लग रहे उद्योग न लगने की वजह से बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। सुरक्षा का माहौल न मिलने पर इन्वेस्टमेंट हरियाणा में नहीं होगा। व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। ये सुशील की ओर से चिट्ठी में लिखा क्या है, तो ये चिट्ठी आपको हम दिखा रहे हैं कि न्यूज़ पर। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि किस तरीके से चिट्ठी में व्यापारी के हितों की इन बातों को उठाया गया है। व्यापारियों से जुड़े ये मुद्दे इस चिट्ठी में उठाए गए हैं और फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करने की बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से कही गई है। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर व्यापारियों को सुरक्षा दी जाए, इस बात का मुद्दा इस चिट्ठी में उठाया गया है। तो फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां आप देखिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी से किस तरीके से गुहार लगाई गई है और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सुरक्षा प्रदान करें। विदेशों से धमकी भरे फोन आते हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर अहम बातें सामने आई हैं। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह आम खबर आपको हम बता दें, चंडीगढ़ से खबर, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से व्यापारियों को लेकर ये अहम बातें कही गई हैं। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से व्यापारियों को लेकर ये अहम बातें कही गई हैं और ये चिट्ठी सामने आई है। चिट्ठी लिखकर सांसद सुशील की ओर से ये मुद्दे उठाए गए हैं। व्यापारी वर्ग को धमकी भरे फोन आते हैं, रंगदारी और हफ्ता मांगने की भी बात सामने आई है। तो ये आम खबर आपको हम बता दें, चंडीगढ़ से खबर, जहां पर सांसद सुशील कुमार की ओर से चिट्ठी लिखी गई। व्यापारियों को फोन पर धमकी के बातें सामने आ रही हैं और धमकी के विषय में ये चिट्ठी है। हरियाणा में अपराध लगातार बढ़ रहा है, जिससे व्यापारी वर्ग डरा हुआ है। तो चंडीगढ़ से ये खबर आपको हम बता रहे हैं और व्यापारियों से रंगदारी और फिरौती मांगी जाती है, इस बात का जिक्र सांसद सुशील ने इस चिट्ठी में किया है। और यह खबर आपको हम बता रहे हैं और ये चिट्ठी के न्यूज़ पर आपको हम दिखा रहे हैं, जो कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नाम लिखी गई है। और इस चिट्ठी में व्यापारी वर्ग के हितों की बात उठाई गई है। आपको बता दें कि सांसद सुशील का कहना है कि व्यापारी वर्ग डरा हुआ है, क्योंकि व्यापारी वर्ग को धमकी भरे फोन आते हैं, विदेशी नंबरों से फोन आते हैं और रंगदारी की भी मांग की जाती है। हरियाणा के अंदर लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। हरियाणा में व्यापारी डरा हुआ है, रंगदारी मांगी जाती है, फिरौती मांगी जाती है, अपहरण किया जाता है, गोली मार दी जाती है। हरियाणा का व्यापारी शांति चाहता है। अब तो जनप्रतिनिधियों को भी धमकी भरे फोन आने लगे हैं और विशेष बात यह है कि ये जो फोन है अब विदेशी नंबरों से आने लगे हैं। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था को कायम करें, हरियाणा के लोगों को सुरक्षा दें,
व्यापारी बहुत डरा हुआ है। व्यापारी ताकि यहाँ पे उद्योग लगा सके, रोजगार पैदा हो सके, सुरक्षा के भावना व्याप्त होना सबसे जरूरी है। मेरा निवेदन है मनोहर लाल जी से कि आप हरियाणा में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध करें। जय। तो देखिए, आपने सुना कि किस तरीके से यहां पर चिट्ठी को लेकर अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को इन सारी बातों से अवगत करवाया गया है। और अब बात करते हैं राम की नगरी की, जहां पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जी हां, रामनगरी अयोध्या पहुंचे हैं मुख्यमंत्री और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से अयोध्या का दौरा किया और आज इस दौरे के दौरान सीएम योगी राम मंदिर निर्माण के साथ चल रहे विकास के कार्यों की जानकारी ली है। तो वहीं अयोध्या के कई संतों से भी उन्होंने मुलाकात की है। लगभग 2 घंटे अयोध्या के अलग अलग स्थान पर पहुंचने का कार्यक्रम तय किया गया था। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामकथा पार्क हेलीपैड पहुंचे। इसके बाद सीएम योगी दिवंगत रामचंद्र परमहंस दास के समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित किया। इसके बाद वो राम जन्मभूमि परिसर गए, जहां भगवान रामलला के दर्शन पूजन किए और इसके बाद सीएम योगी निर्माणाधीन राम मंदिर निर्माण, यात्री सुविधाओं समेत अन्य कार्यों का भी उन्होंने जायजा लिया है। इसके बाद सीएम योगी दिगंबर अखाड़ा के दिवंगत महंत और राम मंदिर आंदोलन के सलाका पुरुष स्वर्गीय रामचंद्र परमहंस दास की 20वीं पुण्यतिथि पर अयोध्या के दिगंबर अखाड़े में साधु संतों के साथ सीएम योगी ने श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है जब श्री राम लला के दर्शन करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और इस दौरान यहां पर उन्होंने श्री राम लला के दर्शन किए, उनसे आशीर्वाद लिया है और उसके बाद उन्होंने अयोध्या नगरी के विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया है। दोनों तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर जब रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे, इस दौरान यहां पर उन्होंने, आप देखिए किस तरीके से दर्शन पूजन किया, जिसके बाद उन्होंने श्री राम की नगरी अयोध्या के विकास कार्यों का निरीक्षण किया और देखा कि जो विकास के कार्य है वो किस गति से आगे बढ़ रहे हैं। तो रामलला के दर्शन के दौरान की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर रामलला के दर्शन की, जब मुख्यमंत्री ने उनके दर्शन पूजन किया और रामलला की आरती उतारकर उन्होंने रामलला से आशीर्वाद भी लिया है और उसके बाद विकास कार्यों की गति देखने के लिए, निरीक्षण के लिए यहां पर पहुंचे हैं। अलग अलग जगहों पर गए, निर्माण कार्य किस तेजी के साथ चल रहा है, इस सब को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से भी बातचीत की हो और विस्तार से यहां पर जानकारी लेते हुए नजर आए हैं। और इसी खबर पर अयोध्या से हमारे साथ हमारे संवाददाता आरपी सिंह जुड़ चुके हैं। आरपी, रामलला के दर्शन किए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और दर्शन पूजन के बाद विकास कार्यों की गति का निरीक्षण भी किया है। क्या है पूरी जानकारी? फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहां पर हैं, सबको लेकर क्या जानकारी है? सूबे के मुखिया योगी 2 घंटे का कार्यक्रम था। यहाँ पहुंचने के बाद पहले रामलला और हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया, आशीर्वाद प्राप्त किए। तत्पश्चात इन्होंने राम जन्मभूमि का निरीक्षण भी किया है और विधिवत पूर्व निरीक्षण किया है, रास्तों का निरीक्षण किया है। जहाँ पे तेजी नहीं थी, हल्का हल्का स्लो पंथा, वहां तेजी लाने का कार्य किया है और यहाँ पे जो है हर अधिकारी को अलर्ट किया है कि जल्दी इसका कार्य पूरा किया जाए और रामलला को भव्य, मतलब यहाँ के अयोध्या को पूरे भव्य तरीके से सुंदरीकरण में परिवर्तन किया जाए। जी बिल्कुल, यानी रामलला की नगरी अयोध्या में किस तरीके से विकास कार्य किए जा रहे हैं, सबको लेकर भी मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया है। फिलहाल क्या कोई निर्देश भी दिए हैं, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण काफी तेज गति से किया जा रहा है, इसके साथ ही चाहे रामपथ की बात की जाए या फिर अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से निर्माण श्री राम की नगरी को बेहतर बनाने के लिए हो रहा है, इन सभी जगहों पर क्या कोई निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से सामने आए हैं? क्या जो विकास हो रहा है, जो निर्माण हो रहा है, इसकी गति में तेजी लाने की बात मुख्यमंत्री ने कही है? सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का अयोध्या से हमेशा लगाव रहा है और लगता रहा है, इसीलिए कारण यहाँ पे तेजी लाने का, क्योंकि 2024 में जब रामलला विराजमान होंगे, उनके प्रतिष्ठा होगी, उसी कारण यहाँ पे और भी तेजी लाई जा रही कि कितना जल्दी कार्य पूरा हो जाए, चाहे रामपथ हो चाहे भक्त पथ हो, जितनी भी रोडें हैं तो बना करके, चाहे परिक्रमा मार्ग हो, सबका जल्दी से जल्दी कार्य करने के लिए निर्देश भी दिए हैं। और यहाँ पे अयोध्या में जितना भी विकास है, चाहे वॉल पेंटिंग हो, जितना कार्य है, बिल्कुल, यानी साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने निर्देशित कर दिया है जल्द से जल्द काम पूरे किए जाने की बातें सामने आई। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। 2 तस्वीरें मुख्यमंत्री के अयोध्या दौरे के दौरान की हैं। पहली तस्वीर रामलला के दर्शन पूजन और आरती की है, वहीं दूसरी तस्वीर में उन्होंने विकास कार्य को लेकर जो निरीक्षण किया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और अब बात करते हैं हरियाली तीज की धूम की। जी हां, मथुरा से खबर है, जहां पर वृंदावन जग प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में शनिवार को हरियाली तीज का पर्व
हिंडोला उत्सव के रूप में हर साल की तरह हर्षोल्लास से मनाया गया है। इस मौके पर श्रद्धालु भक्तों ने स्वर्ण रजत हिंडोले में विराजमान ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन कर स्वयं को धन्य किया है। वैसे तो हरियाली तीज पर ब्रज के सभी प्रमुख मंदिरों में झूलनोत्सव के अंतर्गत झूले सजाए जाते हैं और ठाकुर जी को झूला झुलाकर प्राचीन परंपरा का निर्वहन किया जाता है। लेकिन ब्रज के प्रसिद्ध हरियाली तीज पर्व की विशेष धूम जग प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में दिखाई दी है, जहां ठाकुर बांके बिहारी लाल को मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकालकर करीब 32 फुट चौड़े और 12 फुट ऊंचे विशाल स्वर्ण रजत हिंडोले में विराजमान कराया गया और उनके दोनों ओर खड़ी सखियां प्रतीकात्मक रूप से उन्हें झूला झुला रही थी। हरियाली तीज के मौके पर हरे रंग के महत्व को देखते हुए ठाकुर जी और सखियों को हरे रंग की विशेष पोशाक धारण कराई गई और मंदिर में सावन का एहसास कराने के लिए सावन के सभी रंगों से सजावट की गई है। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर सावन के महीने में हरियाली तीज का भी विशेष महत्व होता है, लेकिन श्री कृष्ण की नगरी मथुरा से ये तस्वीरें हैं जहां बांके बिहारी धाम में हरियाली तीज की धूम आप देखिए। चारों तरफ हरा रंग जो कि सावन में पहना जाता है वो नजर आ रहा है और हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर हर साल की तरह जो हिंडोला उत्सव मनाया जाता है वो मनाया गया है और बांके बिहारी को भी हरे रंग में पूरी तरीके से रंगा गया है और ठाकुर जी को झूला झुलाकर परंपरा निभाई गई है। अभिनय उपाध्याय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अभिनय, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, हरियाली तीज की धूम नजर आ रही है और चारों तरफ हरियाली नजर आ रही थी। खुद बांके बिहारी को भी हरे रंग की पोशाक में सजाया गया और भक्तों का मन मोह लिया है बांके बिहारी ने। जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूं, आज हरियाली तीज है और आज के जो पर्व है वो पूरे देश में तो मनाया ही जाता है, मगर उसी के साथ साथ वृंदावन में एक खास तरीके से मनाया जाता है। वो खास इसलिए हो जाता है क्योंकि जो अपने आराध्य हैं ठाकुर बांके बिहारी, जो उनके दर्शन करने के लिए आसपास से नहीं बल्कि देश विदेशों से लोग पहुंचते हैं, उनको आज स्वर्ण रजत हिंडोले में विराजमान किया जाता है। जो ठाकुर बांके बिहारी हैं उनको गर्भगृह से बाहर निकालकर 32 फुट चौड़े और 12 फुट ऊंचे वाले जो हिंडोला है उसमें उनको विराजमान किया जाता है और हरे वस्त्र, सबसे खास बात ये रहती है कि उनको हरे वस्त्र धारण कराए जाते हैं। जो हरियाली तीज की जो तैयारियां हैं वो कई दिन से की जाती है और आज के दिन यहाँ बांके बिहारी मंदिर में बड़ी जो हर्षोल्लास के साथ में हरियाली तीज के पर्व को मनाया जाता है। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के प्रांगण को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। इस तैयारी के लिए कई दिन लग जाते हैं और वहीं प्रशासन की तरफ से भी पूरी तैयारी रहती है, क्योंकि यहाँ हजारों की संख्या में नहीं बल्कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की अगर बात करें तो आसपास से नहीं बल्कि देश विदेशों से हरियाली तीज वाले दिन यहाँ पहुंचते हैं। वैसे तो पुरानी परंपरा के अंतर झूलों के अंतर प्रमुख जो ब्रज के जो प्रमुख मंदिर हैं उनमें भी जो झूलों उसी के साथ साथ में ठाकुर जी को झूला भी झुलाया जाता, मगर एक खास तरीके से अगर बात करें तो ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में एक अलग ही झलक दिखाई देती है और उस झलक को पाने के लिए, अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए आसपास से नहीं बल्कि दूर दराज से लोग पहुंचते हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने भी काफी तैयारियां की है। क्योंकि अभी 4 दिन पूर्व एक हादसा हुआ था वृंदावन में, जिसको लेकर शासन प्रशासन ने पहले से ही कमर कस ली थी और जो कुंज गलियां थी उनको भी ठीक तरीके से वहां पे सुरक्षा व्यवस्था के जो जवान थे सुरक्षा व्यवस्था के लिए वहां तैनात किए गए थे। जो मंदिर जिन गलियों में भीड़ हो जाती थी वहां पे रेलिंग लगाई गई थी, जिससे लाइन में लोग जाएं और एक भीड़ न हो। तो एक तरीके से ठीक है, यानी हरियाली तीज को लेकर प्रशासन भी पूरी तरीके से एक्टिव हो गया था। अभिनय, बिल्कुल मेरा सवाल भी यही था कि अभी कुछ दिनों पहले मथुरा में जो हादसा हुआ जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी, क्या प्रशासन, क्योंकि श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो लगातार पहुंचते रहते हैं और हरियाली तीज विशेष तरीके से हिंडोला उत्सव के रूप में मथुरा में मनाई जाती है, इस लिहाज से क्या भक्तों में भगदड़ ना हो? क्योंकि कई बार ऐसी खबरें आई हैं, प्रशासन ने क्या इंतजाम किए थे, क्या संख्या सीमित की गई थी और परिसर के भीतर जो मंदिर परिसर है इसके भीतर क्या तैयारियां थी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो जो मंदिर का जो समय था उसको बढ़ाया गया था। सीनियर डिवीजन जज के यहाँ से उस समय निर्धारित किया गया था, क्योंकि जो 9 बजे तक जहां मंदिर खुलता था उसको 11 बजे तक किया गया है। सुबह को जो प्रातः काल का जो समय था वह भी बढ़ाया गया था।
और जो 12 बजे जो मंदिर के दर्शन बंद होते थे उनको 2 बजे किया गया, तो समय सारणी भी चेंज की गई थी, जिससे मंदिर प्रांगण में भीड़ न बढ़े। और प्रशासन ने भी खुद डीएम एसएसपी सुबह से ही वृंदावन की कुंज गलियों का और बांके बिहारी ठीक है, यानी का प्रशासन लगातार भी पूरी तरीके से निरीक्षण इन कर रहे सभी हैं। चीजों को लेकर तैयार था और पूरी व्यवस्थाएं भी यहां पर कर ली गई थी। बहुत शुक्रिया अभिनव आपका अधिक जानकारी के लिए। तो सावन के सभी रंगों से सजावट की गई और बांके बिहारी का ये मनमोहक रूप देख भक्त यहां पर मंत्रमुग्ध हो गए। मथुरा में बांके बिहारी धाम में हरियाली तीज की धूम नजर आई है। सावन के महीने में हरियाली तीज का विशेष महत्व होता है और हरियाली तीज के दिन विशेष रूप से यहाँ पर बांके बिहारी का श्रृंगार किया गया। हरे रंग की पोशाक बांके बिहारी को पहनाई गई है। यह आम खबर आपको बता दें, जहां पर बांके बिहारी को यहां पर हरे रंग की पोशाक पहनाकर विशेष रूप से तैयार किया गया। सावन के दिन हरियाली तीज का, सावन के महीने में इस पर्व का विशेष महत्व होता है और इसको देखते हुए यहां पर हर साल की तरह हिंडोला उत्सव मनाया गया है। तो पूरे हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर ये उत्सव मनाया गया है और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे कि आखिर बरेली में कौन बिगाड़ रहा है माहौल। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो बात करते हैं कि आखिर बरेली में कौन माहौल बिगाड़ रहा है। बरेली से ही खबर है, एक ही क्लास में पढ़ने वाले बच्चों में धार्मिक बहस से बरेली में आधी रात को एक माहौल गर्मा गया। सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम भीड़ ने थाना घेर लिया और पुलिस की मौजूदगी में पथराव किया गया है। सीओ से धक्का मुक्की भी की गई। कमिश्नर आईजी के साथ डीएम एसएसपी ने तुरंत ही विवादग्रस्त शीशगढ़ कस्बे में पहुंचकर सूझबूझ से हालात को संभाला है। मामले में दोनों पक्षों के एक एक छात्र को हिरासत में लिया गया। दोनों ही नाबालिग हैं। पुलिस प्रदर्शन की आड़ में माहौल खराब करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक संवेदनशील शीशगढ़ कस्बे में रामलीला मैदान के पास रहने वाले मोबाइल डीलर का बेटा कक्षा 9 में पढ़ता है। डीलर के बेटे की उसी क्लास में पढ़ने वाले दूसरे समुदाय के बच्चे से विवाद की शुरुआत इंस्टाग्राम पर धार्मिक बहस से हुई थी। दूसरे समुदाय के लोगों ने मामले को तूल दे दिया। डीलर के बेटे के स्क्रीनशॉट वायरल कर दिए और देखते ही देखते पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया और रात होते होते सैकड़ों की संख्या में लोग जुटकर थाने पहुंच गए। देर रात सैकड़ों की मुस्लिम भीड़ ने शीशगढ़ थाने का घेराव करते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया। तो कई थानों की फोर्स के साथ सीओ बहेड़ी डॉक्टर तेजवीर सिंह पहुंचकर भीड़ को समझाने में जुट गए, लेकिन लोग दूसरे पक्ष के छात्र की तुरंत गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए। इसके बाद पुलिस जब छात्र को पकड़ने उसके घर गई तो पीछे से भीड़ वहां भी पहुंच गई। पुलिस की मौजूदगी में ही छात्र के घर पर पथराव शुरू कर दिया गया। घर में घुसने की भी कोशिश हुई। पुलिस ने रोका तो भीड़ ने सीओ के साथ धक्का मुक्की तक कर दी। पुलिस ने जैसे तैसे भीड़ को वहां से हटाया तो बड़ी संख्या में लोग रामलीला मैदान में जमा हो गए और प्रदर्शन शुरू हो गया। इस बीच बरेली से लखनऊ दिल्ली तक फोन घनघनाने लगे। सूचना पर आईजी जोन बरेली डॉक्टर राकेश सिंह, कमिश्नर सौम्या अग्रवाल, डीएम शिवाकांत द्विवेदी, एसएसपी घुलेश सुशील चंद्र भानु बड़े संख्या में पुलिस बल के साथ देर रात ही शीशगढ़ पहुंच गए। बवाल की आशंका से पीलीभीत जिले से भी फोर्स को मौके पर बुला लिया गया। पुलिस टीमों ने भीड़ की मांग पर दूसरे पक्ष के छात्र के खिलाफ केस दर्ज कर आधी रात को ही उसे हिरासत में ले लिया। और अब बात करते हैं यूपी में बाढ़ के कहर की। जी हां, पहाड़ी इलाकों पर लगातार हो रही बरसात से मैदानी इलाकों में भी अब बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। आलम तो ये हो गया है कि गंगा किनारे बसे गांवों में 5-5 फीट तक पानी भर गया है। ग्रामीण छतों पर बैठकर अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं। पशुओं के लिए चारा लाने में भी ग्रामीणों को बाढ़ के पानी से होकर गुजरना पड़ता है। यूपी के 3 जिलों में हालात बेहद परेशान कर देने वाले हैं। ये पहली तस्वीर आपको हम यूपी के अमरोहा जिले से दिखाते हैं। अमरोहा के 20 से गांव में पानी भर गया है। इलाके की बदहाल हालत आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। बाढ़ के पानी में डूबकर एक बुजुर्ग महिला की जान भी चली गई और वहीं ग्रामीण सड़क किनारे चिताएं जलाने को मजबूर हैं क्योंकि शमशान घाट में पानी भर चुका है। लोगों को दाह संस्कार करने में भी दिक्कतें हो रही हैं और तिगरी गांव के हालात बदहाल हो गए हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये फर्रुखाबाद से है, जहां बाढ़ से परेशान लोग घरों को बाढ़ के हवाले कर पलायन कर गए। जिले में बाढ़ और मौसम के उतार चढ़ाव दिन में
चटक धूप और सुबह शाम की सर्दी से लोगों की सेहत पर इसका बेहद बुरा असर पड़ा है। इलाके में बीमारियों की भी बाढ़ सी आ गई है। भले ही प्रशासन बरसात व बाढ़ से निपटने के तमाम दावे करता हो, लेकिन हकीकत इससे परे है। हकीकत कुछ और बयान कर रही है। फर्रुखाबाद में बाढ़ क्षेत्रों में चल रही जुगाड़ की नाव प्रशासनिक अमले को मुंह चढ़ा रही है। और बात अब तीसरी तस्वीर की करेंगे तो तीसरी तस्वीर है उन्नाव जिले के शुक्लागंज की, जहां कटरी इलाके, रविदास नगर, ऋषिनगर और पोनी रोड स्थित जो हालात हैं वो ये तस्वीरें खुद ब खुद बयान कर रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वो सड़कें हैं जिन सड़कों पर लोग कभी पैदल चला करते थे, लेकिन आज इन्हीं सड़कों का सफर अब नाव पर बैठकर पार करना पड़ता है। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। बाढ़ का विकराल रूप उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में, अलग अलग जिलों में किस तरीके से हो चुका है वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और कहीं पलायन तो कहीं बीमारी नजर आ रही है। बाढ़ से जिंदगानी बेहाल हो गई है और बाढ़ से बदहाल जिंदगानी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही है। उन्नाव में नाव के सहारे जिंदगी, 3 तस्वीरें हैं, अमरोहा, फर्रुखाबाद और उन्नाव की ये तस्वीरें जो कि बाढ़ के हालातों को खुद दर्शा रही हैं। तो अमरोहा में सड़क पर ही दाह संस्कार करना पड़ा है। आप समझिए कि लोगों को अपनों की चिताएं जलाने तक के लिए जमीन नसीब नहीं हो रही है, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। सड़कों पर लोग अपनों का दाह संस्कार कर रहे हैं, क्योंकि शमशान घाट पानी में पूरी तरीके से डूब चुके हैं। पानी बहुत बढ़ चुका है, पहले से ज्यादा है पानी। तो क्या क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत बहुत है। कितने घरों में पानी घुसा है? पानी कम से कम 2-4 लोगों के घर में घुस चुका है। अच्छा, गाँव कितने लोग बीमार हैं? गाँव में 10-12 लोग बीमार है। क्या आ रहा, बुखार आ रहा, क्या दिक्कत आ रही है? बुखार है, खांसी है, सब है। तुम्हारे घर कितने लोग बीमार हैं? मेरे घर में है 3-4 लोग बीमार। बस क्या क्या दिक्कत आ रही है उन्हें? बुखार है और बुखार वगैरह आ रहा है। और इसी बीच चंडीगढ़ की खबर का रुख कर लेते हैं। चंडीगढ़ से इसी बीच एक अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर सांसद सुशील गुप्ता की मनोहर लाल को चिट्ठी। सांसद सुशील गुप्ता ने मनोहर लाल को चिट्ठी लिखी है और व्यापारियों को फोन पर धमकी मिलने की बात कही गई है। तो फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर चंडीगढ़ से खबर, हरियाणा में अपराध बढ़ने की बात सांसद सुशील गुप्ता ने कही है। व्यापारी वर्ग डरा महसूस कर रहा है और व्यापारियों से रंगदारी और फिरौती मांगी जाती है। सांसद सुशील ने अपनी चिट्ठी में इन बातों को साफ तौर पर बयान किया है। और अब जनप्रतिनिधियों को भी धमकी भरे फोन आने लगे हैं। ये सारी बड़ी बातें यहाँ पर सांसद सुशील गुप्ता ने अपनी इस चिट्ठी में लिखी हैं और विदेशी नंबरों से धमकी भरे फोन आ रहे हैं और इसके साथ ही रंगदारी भी मांगी जाती है। आम खबर आपको बता दें, धमकियों की वजह से प्रदेश छोड़कर व्यापारी जाने को मजबूर हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अपराध बढ़ने के चलते हरियाणा में नए उद्योग नहीं लग पा रहे हैं, जो कि हरियाणा के लिए एक बड़ा नुकसान भी है। अपराध बढ़ने के चलते हरियाणा में नए उद्योग न लगने की बात भी इस चिट्ठी में सांसद सुशील गुप्ता की ओर से लिखी गई है। उद्योग न लगने की वजह से व्यापार जो है वो ठप होता जा रहा है और बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। सुरक्षा का माहौल न मिलने पर इन्वेस्टमेंट हरियाणा में नहीं होगा। ये सारी बातें भी यहाँ पर सांसद सुशील गुप्ता की ओर से लिखी गई हैं। व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। सांसद सुशील गुप्ता ने मुख्यमंत्री से सुरक्षा प्रदान करने की गुहार इस चिट्ठी में लगाई है। तो व्यापारियों को फोन पर धमकी मिल रही है। नमस्कार। हरियाणा के अंदर लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। हरियाणा में व्यापारी डरा हुआ है, रंगदारी मांगी जाती है, फिरौती मांगी जाती है, अपहरण किया जाता है, गोली मार दी जाती है। हरियाणा का व्यापारी शांति चाहता है। अब तो जनप्रतिनिधियों को भी धमकी भरे फोन आने लगे हैं और विशेष बात यह है कि ये जो फोन है अब विदेशी नंबरों से आने लगे हैं। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था को कायम करें, हरियाणा के लोगों को सुरक्षा दें। व्यापारी बहुत डरा हुआ है, व्यापारी ताकि यहाँ पे उद्योग लगा सके, रोजगार पैदा हो सके, सुरक्षा की भावना व्याप्त होना सबसे जरूरी है। मेरा निवेदन है मनोहर लाल जी से कि आप हरियाणा में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध करें। जय हिंद। और इस बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर कर्मचारियों को अब
संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार का यह बड़ा फैसला सामने आया है। लखनऊ से खबर, कर्मचारियों को संपत्ति का हिसाब देना होगा। यह आम खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार का यह बड़ा फैसला है। दबंग भ्रष्ट अफसर कर्मचारियों पर अब हंटर चलेगा। तो यह आम खबर आपको हम बता दें, हर साल अपनी चल अचल संपत्ति का हिसाब कर्मचारियों को देना होगा। तो हर साल अपनी चल अचल संपत्ति का हिसाब देना होगा। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर ने शासनादेश जारी कर दिया है। मुख्य सचिव की ओर से यह शासनादेश जारी कर दिया गया है। सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के लिए आदेश सामने आया है। तो फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें। और इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत के लिए सलाहकार संपादक केवक्ष सिंह साहब जुड़ चुके हैं। सिंह साहब, ब्यौरा न देने वालों पर अब सरकार उनका प्रमोशन रोक देगी, यानी साफ तौर पर सरकार सख्त हो गई है और इस सब से कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर मुझे लगता है जरूर रोक लगेगी। सिंह साहब, देखिए गर्मा, इसको भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसकी थोड़ा पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा कि अपनी अपनी पोस्टिंग के लिए लोग जोड़ तोड़ करके सिफारिश करके पोस्टिंग करा लेते हैं और तो 2-4 साल रहने के बाद अरबों की संपत्तियां बना लेते हैं। ये चीज योगी आदित्यनाथ को दी गई। कुछ विभागों का उदाहरण दिया गया कि देखिए अधिकारी यहाँ पोस्ट पर आए, किया। तो योगी आदित्यनाथ ने चीफ सेक्रेटरी बुलाया और कहा कि भाई ऐसा है कि ये एक विभाग में रह के इतनी संपत्ति 1 साल में कैसे बना लेते हैं, इसके लिए क्या तरकीब निकाली जाए। तो एक पोर्टल, मानव संपदा पोर्टल का गठन किया, निर्माण किया गया। उसमें ये कहा गया कि हर अधिकारी चपरासी से लेकर के अपर मुख्य सचिव तक पोर्टल पे हर साल 31 दिसंबर के पहले 1 साल में कितनी संपत्ति, कितनी संगामनी, कितनी संपत्ति बनाई और उसका ब्यौरा अपलोड करेगा। जो हर साल विभागीय पदोन्नति की बैठक होती है उसमें तय किया जाता है कि किसको प्रमोशन देना, किसको। जो व्यक्ति पर, चाहे वो IAS हो, IPS हो, PCS हो या राज कर्मचारी हो, अब सबको अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य हो गया, नहीं तो उसका प्रमोशन नहीं किया जाएगा। ये माना जा रहा है कि योगी के इस कदम से भ्रष्टाचार मूल रूप से तो नहीं खत्म होगा, जड़ से नहीं खत्म होगा, लेकिन थोड़ा बहुत अंकुश जरूर लगेगा गरिमा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बड़ा फैसला है। बहुत शुक्रिया सिंह साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। तो सभी अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवों को आदेश भेज दिया गया है। ये बड़ा कदम, ये बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सामने आया है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।